नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं नया टॉपिक, नई चर्चा। और टॉपिक वही हमने चुना है जो आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में उपलब्ध है, उसी टॉपिक को लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, संभावित प्रश्न बन सकते हैं और 110% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं पूर्व परीक्षाओं के। चूँकि 50% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं और पेपर चूँकि हमें जो मैटर मिल पाया इंग्लिश में मिल पाया, तो मैं हिंदी में उसको कन्वर्ट करके आपको बताता रहूँगा। और उसके अलावा हम आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की थ्योरी की भी बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन्स और जेनेटिक कोड की, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जीन्स और जेनेटिक कोड। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जानकारी दे दें, आपकी बेहतर तैयारी के लिए और बहुत मजबूत तैयारी के लिए फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल फ्री में आपको हम उपलब्ध कराते हैं। जो डॉक्टर नोट्स परिवार है वो उपलब्ध कराता है आपको डिस्कशन मंच, जहां आपका टीजीटी पीजीटी और एलटी और जीआईसी के सिलेबस के अनुसार डेली डिस्कशन होता है। और डिस्कशन का समय जो है वो रात्रि 9:30 यानी 9:30 से लेकर और लगभग 11:30 तक चलता है। ये टाइम है हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक वाइज होता है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो इकोनॉमिक बॉटनी है, जो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का कॉमन टॉपिक है। दूसरा हमारा नोट्स ग्रुप है। नोट्स ग्रुप पे आपको कंप्लीट नोट्स टीजीटी और पीजीटी और उसके अलावा एलटी और जीआईसी के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, और जो डुअल लैंग्वेज में होंगे, अर्थात हिंदी में नोट्स अलग हैं, इंग्लिश में नोट्स अलग हैं। इसके अलावा जो हमारे मित्र उत्तराखंड के हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए यहाँ उनके लिए हिंदी में केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करा दिए गए। बकाया ये चैनल बायोलॉजी का है। और इससे पहले बता दें, क्योंकि ये चैनल जो है डॉक्टर नोट्स एक परिवार की तरह काम करता है, ना कि किसी कोचिंग संस्थान की तरह। तो चूँकि वहाँ जो उत्तराखंड के मित्र थे उनको दिक्कत थी, वहाँ एलटी में केमिस्ट्री भी 24 नंबर की आनी है, तो मैं देखा बहुत लोग परेशान हैं, तो इसलिए उनको फ्री ऑफ कास्ट नोट्स उपलब्ध कराए गए। और बकाया आप लोगों के नोट्स उपलब्ध हैं। कुमार मलिक, पिल्लई और जो अच्छी बुक है रैपिड, जो बहुत बेहतरीन बुक है टीजीटी पीजीटी पढ़ने की, उन बुक्स की पीडीएफ भी नोट्स ग्रुप में उपलब्ध है। और एक एक टॉपिक के कई नोट्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा बंच में नोट्स उपलब्ध हैं। आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, कोई भी भाषा यूज़ करें, सब कुछ मटेरियल यहाँ आपको उपलब्ध है। दूसरा है प्रैक्टिस ग्रुप। यहाँ आपको पूर्व परीक्षाओं में संभावित आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चनों की डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे आप अपना स्कोर एग्ज़ाम में बढ़ा सकें, एग्ज़ाम में गलतियाँ ना हों और एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए प्रत्येक दिन आपको यहाँ प्रैक्टिस भी कराई जाती है। और ये सिर्फ सब कुछ है फ्री, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता। केवल परिवार का सदस्य बनने के लिए 299 का चार्ज लिया जाता है। और इस चार्ज को, अगर इस चार्ज संबंधी कोई जानकारी या इन जो हमारे चैनल है इनसे जुड़ने, और 299 में तीनों चैनल से जोड़ दिया जाएगा। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 945292058508। इस पर आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। पेमेंट्स इस नंबर पर करना है 299 का, या फिर फ़ोनपे से करना है तो इस पर करना है, गूगल पे से इस पर करना है। यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग या पेटीएम या अन्य माध्यम से करना चाहते हैं तो इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जैसे पेमेंट हो जाए स्क्रीनशॉट लेंगे और हमारे इस नंबर पर, इस पर या इस दोनों नंबर एक हैं, इसी पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो। दूसरा, आप लेट अगर जुड़ते हैं या और आप विचार करके जुड़ते हैं तो समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, इसलिए आप समय का इंतजार ना करें, जुड़ें। शुरू करते हैं वीडियो। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये दिया गया है, जीन्स एंड जेनेटिक कोड। यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं। लगभग यहाँ 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो अभी तक 70 से 80 क्वेश्चन बने, तो लगभग 3 वीडियो में ये जीन्स और जेनेटिक कोड का जो मैटर है वो ख़त्म कर लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं वीडियो। ए कोडान रिप्रेजेंट्स। कोडान रिप्रेजेंट का मतलब प्रस्तुतिकरण करता है। तो कोडान का प्रस्तुतिकरण कौन करता है, कैसे करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कोडान्स की आपको सारी जानकारी दें। कोडान पाए कहाँ जाते हैं, तो कोडान हमारे डीएनए और आरएनए पर पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पर कोडान्स पाए जाते हैं। ये कोडान्स होते क्या हैं, तो जो डीएनए और आरएनए पे
हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। कौन से होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एडेनिन होती है, थाइमीन होती है और ग्वाइनिन और साइटोसिन। ये इन्हीं का अरेंजमेंट, इन चारों नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट ही कोडान कहलाता है। कोडान की अगर हिस्ट्री की बात करें तो अगर ये पूछा जाए कि इनको फर्स्ट टाइम किसने इस पर वर्क किया था, तो जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट थे। 1954 में इन्होंने काम किया था। एक्सपेरिमेंटली का मतलब होता है प्रायोगिक तौर पर इनको जो कार्य किया था वो नीरेनबर्ग और मैथाई ने काम किया था। तो क्वेश्चन बना है नीरेनबर्ग और मैथाई ने किस पर काम किया? तो जेनेटिक कोड पर, या पूछ सकते जेनेटिक कोड की प्राय खोज किसने की या एक्सपेरिमेंटली खोज किसने की? तो नीरेनबर्ग और मैथाई ने की थी, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बना है इसलिए हम कर रहे हैं। और क्रिक ने ट्रिपलेट कोड दिया था। क्रिक ने क्या दिया था? पूछ सकता है ट्रिपलेट कोड किसने दिया? तो क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक है ना, तो उसी के क्रिक साहब ने यहाँ जो दिया था वो ट्रिपलेट कोड, जेनेटिक कोड ही जे ट्रिपलेट, ये किसने कहा था? क्रिक ने। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिपलेट कोड किसने दिया? तो क्रिक ने दिया था। और इसके अलावा हम आपको बता दें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसकी हिस्ट्री थोड़ी ऐसी है कि ये माना जा रहा था जब हुआ कि लगभग 20 अमीनो एसिड हैं जो सारी प्रोटीन्स को बनाती हैं। तो ये कहा गया कि एक एक कोडान, मतलब एक एक न्यूक्लिक एसिड ये बोल सकते हैं, या जो एक एक नाइट्रोजनस बेस एक एक अमीनो एसिड को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से कितने थे? 4 थे। एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वाइनिन, ये 4 थे। तो बोले ये चारों कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुआ कि भाई ये चार अमीनो एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, बकाया 16 का क्या होगा? तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ये 2-2 कंट्रोल करते हैं। जब बोला गया 2-2, तो भाई 4 था, 4 का स्क्वायर कर दिया, 2-2 के जोड़े कितने बनेंगे? तो 4 × 4 तो 16 हो गए। कितने हो गए? 16। तो बोले 16-20 को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये भी मत कैंसिल कर दिया गया। फिर वैज्ञानिकों ने ये 3-3 के ग्रुप कंट्रोल करते हैं, तो फिर बना 4 के पावर 3 कर दिया गया। तो कैलकुलेट कर दो, 4 × 4 ध्यान दीजिएगा आप। 4 चौक 16, 16 चौको 64। बोले ये सही है। ये 64 मिलकर, मतलब ये 64 मिलकर 20 को तो नियंत्रित कर सकते हैं। तभी से ये पढ़ा कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो 3-3 के ट्रिपलेट में होते हैं, मतलब 3-3 के समूह में होते हैं, जिन्हें जेनेटिक कोड कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन बनता है कितने जेनेटिक कोड अमीनो एसिड को कंट्रोल करते हैं? तो 61 कोड जेनेटिक मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में कंट्रोल करते हैं अमीनो एसिड को। और जो 3 कोड हैं ये नॉनसेंस कोड होते हैं जो टर्मिनेशन का काम करते हैं, यानी जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसको वहीं से लास्ट कर देते हैं। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन सही होगा। ए सेट ऑफ 3 बेसेस इन द डीएनए सेगमेंट। तो हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मूव्स रेगुलरली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। कहता है इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है या वो कौन सा अणु है जो प्रतिदिन या रेगुलरली का मतलब होता है मतलब एक रेगुलर वे में, यानी एक कंटिन्यू के बेस पर क्या करता है कि जैसे मान लेते हैं ये केंद्रक है, तो केंद्रक में तो बन रहा है और केंद्रक से वो कहाँ आता रहता है? कोशिका में 2 भाग होते हैं, केंद्रक होता है और बाहर उसके साइटोप्लाज्म भरा रहता है, यानी कोशिका द्रव्य। तो कहता है केंद्रक से वो कौन सा है जो बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है? तो वो है कौन सा है? आरएनए। चूंकि आरएनए में खासकर कौन सा है? तो आरएनए में एक तो आरएनए है जो राइबोसोम होते हैं, और दूसरा आरएनए कौन सा है? तो दूसरा है एमआरएनए। प्रोटीन की सूचना लेकर वो कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन सिंथेसिस संपन्न होती है। तो ऑप्शन हम इसका ये लगा लेंगे। ग्लाइकोजन तो आप सब जानते हैं, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है का रूप है, और ये क्या होता है? संचित, मनुष्य में क्या होता है? संचित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। डीएनए आप सब जानते हैं मनुष्य का जेनेटिक मटेरियल होता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है? आँख के नीचे आपके धब्बे पड़ने लगते हैं, आँख के नीचे फूल जाती हैं आँखें। तो डॉक्टर कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आपको हार्ट प्रॉब्लम होती कोलेस्ट्रॉल से। तो वो कहता है चिकनी चीज़ें ना खाओ, खासकर क्या नहीं खाना है? वनस्पति घी, जैसे जिसे आप लोग डालडा बोलते हैं, वैसे वनस्पति घी शुद्ध नाम है। डालडा तो एक ब्रांड नाम था, तो वनस्पति घी नहीं खाना है।
और घी भी मना कर देता है कि ज़्यादा ना खाएं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो बीपी की समस्या हो जाती है। ए म्यूटेशन दैट चेंज ए कोडान स्पेसिफाइंग वन अमीनो एसिड टू ए टर्मिनेशन कोडान इज कॉल्ड। कहता है ए म्यूटेशन, एक उत्परिवर्तन जो होता है चेंज करता है कोडान को, स्पेसिफाई वन अमीनो एसिड, ध्यान रखना जो एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई होता है, ए टर्मिनेशन कोडान इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये म्यूटेशन चैप्टर से क्वेश्चन है आपका। The codon for the initiation of protein synthesis in eukaryotes। यूकैरियोट्स में कौन सा कोडान प्रोटीन संश्लेषण को इनिशिएट करता है या शुरुआत करता है? यानी कुल मिलाकर मान लीजिए कि घर में प्रवेश करना है तो पंडित जी कौन है जो मतलब पूजा करा के गृह प्रवेश कराएंगे, ये आप समझ लीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस में पंडित जी कौन बनते हैं, यानी कौन वो पंडित जी हैं जो पूजा कराएंगे और आपको घर की देहरी के अंदर प्रवेश कराएंगे कि आप प्रवेश करो। तो इनमें से कौन पंडित का काम करता है? तो पंडित का काम कौन करता है? AUG करता है। क्या करता है? AUG। AUG जो ये वाला कोडान है ये इनिशिएशन कोडान करता है, ये मेथियोनिन के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्वेश्चन एक और बनता है, मेथियोनिन के लिए जिम्मेदार कोडान कौन है? तो AUG है। तो आप समझ गए होंगे हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या सुनना चाह रहे हैं। तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिएगा, क्वेश्चन बना है, शायद आगे आए और वो डिस्कस करें, मगर अभी हम आपको बताए दे रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा। 3 कोडान्स होते हैं, ध्यान रखिए 3 कोडान होते हैं। और नॉनसेंस कोडान जो होते हैं, ये देखिए ये इनिशिएशन कोडान है जो शुरुआत करता है, इसके अलावा नॉनसेंस कोडान होते हैं। और इसमें से ये UAA ये कौन सा नॉनसेंस कोडान है जो कि क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। और UGA उल्लू आया गया, ये भी नॉनसेंस कोडान है। क्या है? नॉनसेंस कोडान है। तो इनमें इनके नाम कुछ स्पेशल दिए गए हैं, वो नाम देख लीजिएगा। UAA को हम ओकरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओकरी, OCHRE। क्या कहते हैं? ओकरी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बनता है ओकरी किसे कहते हैं? तो नॉनसेंस कोडान कौन सा? UAA को। और UGA को क्या बोलते हैं? तो UGA को हम बोलते हैं ओपल। क्या बोलते हैं? ओपल के नाम से जानते हैं। और एक और कोडांस होता है UAG। UAG को हम अंबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अंबर के नाम से। तो एक अगर कॉपी किताब लिए बैठे हो तो जरा सा इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसा देता है। ओकरी, तो इनको आप तीनों को नोट कर लीजिएगा, ओकरी, ओपल और अंबर। तो ये नॉनसेंस कोडान है जिनको हम ये बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड पेयर इन ए कंप्लीट पिच ऑफ ZDNA। देखिए DNA को जो बांटा गया है प्रायः 4 भागों में बांटा गया है उनकी संरचना के आधार पर। और जो सबसे कॉमन प्रकार का DNA पाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे कॉमन प्रकार का DNA कौन है? 4 प्रकार के DNA के नाम लिखे दे रहे हैं। तो एक DNA होता है DNA A, और एक होता है B, और एक होता है C, और एक होता है D, और एक होता है Z। प्रायः 5 प्रकार समझ लीजिए, कहीं कहीं 4 दिया है, कहीं कहीं 5 दिया है। तो चूंकि पांचों हमारे पास उपस्थित हैं तो पांचों की बात कर लेते हैं। तो DNA जो B होता है, B वाला, ये B दिया है, एक तो माउस से लिखते नहीं बनता है, और जो B DNA होता है ये कॉमन DNA होता है। क्वेश्चन बनता है कौन सा DNA ऐसा है जो कॉमन होता है? वो B DNA है। और इनमें से ये जो 4 हैं A, B, C और D, ये जो 4 हैं मित्रों, ये राइट हैंडेड होते हैं। राइट हैंडेड का मतलब होता है राइट साइड की तरफ घूमे होते हैं। मतलब कैसे बोलेंगे, जो आपका जैसे मान लेते हैं क्वाइलिंग होती है ना, ये ऐसे DNA में ऐसे क्वाइलिंग होती है ना, ये तो ये क्वाइलिंग राइट साइड के लिए होती है। इन चारों में A, B, C, D में राइट हैंडेड होती है। ये जो ZDNA होता है ये सबसे अलग है। इसमें क्या होता है? राइट की जगह ये लेफ्ट हैंडेड होता है। मतलब इसका घुमाव घड़ी की विपरीत दिशा में होता है और इनका सबका घुमाव घड़ी की दिशा में होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन फिर बेस पेयर को लेकर बनता है, जैसे कि यहाँ बना है। तो अगर 10 बेस पेयर किस में पाए जाते हैं घुमाव में, तो ये पाए जाते हैं B में। किस में पाए जाते हैं? B में। 12 किस में पाए जाते हैं? तो ZDNA में 12 पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ZDNA में 12 पाए जाते हैं। 11 किस में पाए जाते हैं? तो ADNA में 11 पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ADNA में 11 पाए जाते हैं। और D में
8 पाए जाते हैं, डी में क्या पाए जाते हैं 8। तो इसका सही आंसर होगा सी। कितना होगा सी। अगर पूछ दे बी डीएनए में कितने पाए जाते हैं तो 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा एक पिच की बात कर रहा है, मतलब एक घुमाव की, एक बेस पेयर पर टर्न की बात कर रहा है एक घुमाव में, यानी यहाँ से ये घुमाव है ना, यहाँ से यहाँ तक एक घुमाव में 12 बेस पेयर पाए जाते हैं जेड डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटीकोडान लूप ऑफ टीआरएनए कंटेन्स। तो एंटीकोडान जो लूप होता है, और आपने देखा होगा एंटीकोडान की जब भी बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, लीफ क्लोवर मॉडल शायद था वो ऐसा, तो वो उसी की बात की जाती है और उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। और लीफ इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन बना है किसने दिया था लीफ क्लोवर जो मॉडल था, अगर आप ध्यान दिए हों तो थोड़ा सा आज जो क्वेश्चन लिए हैं तो जहाँ भी इसको व्यवस्था कराई है आपके लिए, जहाँ भी टाइपिंग कराया है, जिसने भी इसको मैनेज किया, वो साहब ने ना तो यहाँ सन मेंशन किया कौन से सन में कौन क्वेश्चन आया है, और वो अपना जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में उसको जल्दी करके और निकल गए, तो कंजस्टेड भी क्वेश्चन आज हो गए। तो ये मॉडल जो दिया गया था इसे लीफ क्लोवर मॉडल के नाम से जानते हैं। तो यही इसी पूछते हैं, और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। और टीआरएनए की खास बात ये होती है इसे सॉल्वेबल आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वेबल आरएनए। तो क्वेश्चन बनता है कि सॉल्वेबल आरएनए कौन सा है, तो उसको हम किसको बोलते हैं, टीआरएनए को सॉल्वेबल आरएनए बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस पे काम कौन सा करता है, तो इस पे आरएनए पॉलीमरेज 3rd काम करता है। पूछ सकता है इस पे काम इसके सिंथेसिस में कौन करता है, तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज 3rd काम करता है। ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको फैक्ट रूप में नोट करते चलिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके आर्म्स में पूछा है एंटीकोडान लूप में टीआरएनए कितने कंटेंट्स रहते हैं, तो 7 अनपेयर्ड बेस रहते हैं। ध्यान रखिएगा एंटीकोडान लूप में टीआरएनए कितने कंटेंट्स रहते हैं, तो 7 अनपेयर्ड बेसेस कंटेन रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस पे एंटीकोडान साइट पाई जाती है जो ऊपर पाई जाती है, जिसमें 3 कोडान्स पाए जाते हैं जो एमआरएनए को रीड करते हैं। और इसका आंसर सही होगा 7 अनपेयर्ड बेस। आज थोड़ा कंजेस्टेड होने की वजह से मज़ा नहीं आ रहा है, समझाने का स्पेस नहीं मिल पा रहा है। इफ़ 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस 5 इंड GATCA3 इट इज़ कम्प्लीमेंट्री स्टैंड विल बी हैव द सीक्वेंस। तो इसका कम्प्लीमेंट्री पूछा हुआ है, तो आप सब जानते हैं, एक चीज़ कंफर्म कर दें, थोड़ा सा आप लोग वेट करें, इसको हम डिलीट कर लें। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एडनिन के साथ हरदम कौन जुड़ता है, थाइमिन। यह कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। बेस में कौन सा, एडनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, माउस भी काम नहीं कर रहा है भाई। और ग्वाइनिन के साथ क्या जुड़ता है, साइटोसिन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो बस यहाँ हम कर लेंगे, यहीं से बना लें। जी के साथ कौन सा जुड़ेगा, तो जी के साथ सी जुड़ता है, तो यहाँ सी लिख देंगे। ए के साथ कौन सा जुड़ता है, थाइमिन यानी टी जुड़ता है, तो भाई टी लिख देंगे। टी के साथ कौन सा जुड़ता है, ए जुड़ता है, तो ए लिख देंगे। और ए के साथ सी के साथ कौन सा जुड़ता है, तो जी लिख देंगे। और ए के साथ कौन सा जुड़ता है, तो टी। और ए के साथ कौन सा जुड़ता है, टी, देख लें, सी टी जी, सी टी देख लेते हैं, सी टी, अच्छा टी है नहीं, सी और टी। और टी के साथ कौन सा जुड़ता है, एडेनिन, तो ये हो गया ए। और उसके बाद क्या हो गया, जी, उसके बाद टी। तो ऑप्शन इसका बी सही है। कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं, तो प्रायः जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोसेस जो सेमी कंजर्वेटिव है, इसी के माध्यम से डीएनए सिंथेसिस होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए सिंथेसिस होते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है, सेमी कंजर्वेटिव जो दिया था वो किसने दिया था, तो जिसने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ध्यान रखिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। उन्हीं को श्रेय जाता है इनके रेप्लिकेशन के। कंजर्वेटिव को बताया था कि किस प्रकार से कंजर्वेटिव होता है, या उसका अर्ध संरक्षी विधि किस प्रकार से होती है जिससे डीएनए डुप्लीकेट होता है। तो कभी पूछ देखता है अर्ध संरक्षी विधि या सेमी कंजर्वेटिव विधि किसने दिया था, तो सेमी कंजर्वेटिव विधि देने का श्रेय
ले जाता है वाटसन और क्रिक को। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल भी आपको दिया था, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और एक एक क्वेश्चन के साथ 10-10 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अब भगना नहीं है कि मतलब आपको इसका ए सही है, इसका बी सही है, इसका डी सही है, ऐसे हमें भगना नहीं है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए द्विगुणन में कौन सा एंजाइम भाग नहीं लेता, तो डीएनएज एंजाइम भाग नहीं लेता है। आरएनएज और डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज आज सभी एंजाइम भाग लेते हैं। अब चलते हैं अपने थ्योरी सेक्शन में। थ्योरी सेक्शन में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड होती क्या है, तो इसके बारे में भी बता देते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होती क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें आती हैं, डीएनए और आरएनए, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड दो आते हैं। आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल या जो हमारे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसका ये बिल्डिंग मटेरियल का मतलब होता है बनाने वाले मुख्य सूत्रधार हैं या मुख्य हैं। तो कभी पूछ सकते हैं जेनेटिक मटेरियल मुख्यतः होता क्या है, तो डीएनए और आरएनए होता है। ये जीव पर निर्भर करता है कि उस पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो जनरली जो आपके सामने जीव है सबका जेनेटिक मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। परंतु कुछ वायरस ऐसे हैं, एक्सेप्शनल में वायरस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। फिर से देख लीजिए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, प्राय सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है, मगर एक्सेप्शनल के तौर पर कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जैसे कि आपका कोरोना का वायरस जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, और इसके तीनों रूप यानी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तीनों रूप प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद का पॉइंट्स देखते हैं क्या कह रहा है। अब थोड़ा सा हम डीएनए पर नज़र डाल लेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जानते हैं। डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये प्रायः पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, और इनकी इकाई अगर आपसे कह दें कि डीएनए, ध्यान रखिएगा डीएनए और ये दिया है आरएनए, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए की इकाई क्या होती है, आरएनए की इकाई क्या होती है, तो डीएनए की भी इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है और आरएनए की भी न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो एक पेंटोज शुगर, ये हमारी मान लेते हैं पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजिनस बेस और एक फास्फेट, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो इस संरचना को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये उसने न्यूक्लियोटाइड दिया है, ये देखिए दिया हुआ शुगर है और ये हमारा नाइट्रोजिनस बेस है और ये फास्फेट है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं 5 प्रकार के। कितने हो सकते हैं, 5। चूँकि हमारे जो जेनेटिक कोड हैं तो प्रायः 5 प्रकार से दर्शित कर सकते हैं। कितने प्रकार, यानी एडनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्वाइनिन। एक यूरेसिल एक और अलग है। यूरेसिल क्या है, डीएनए में तो थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में ये ना पाया जाकर यूरेसिल। तो 5 प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो ये कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड भी 5 प्रकार के हो सकते हैं। उसने ये 4 प्रकार के यहाँ आपको दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमने आपको 5 बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्ट्रक्चर एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बात कर रहे हैं डीएनए की। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर, ये तो भी आपने आपको बता दिया है। अच्छा, अब इसमें हमने बताया था कि ये वाला शुगर है, और कौन सी शुगर होती, तो कभी पूछते हैं कितने कार्बन वाली शुगर होती, तो 5 कार्बन वाली। कौन सी होती, 5। इसीलिए इसे पेंटोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। अब हमें लगता है कि ये पैड होना चाहिए पढ़ाने वाला। पैड का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैड होना चाहिए जिस पे पेन से हम लिख सकें और आपको स्क्रीन पे वो दिख सके। क्योंकि ना तो मैं अपनी प्रतिभा को आपको दिखा पा रहा हूँ और ना आपको मज़ा आ रहा है इससे। तो पेंटोज 5 कार्बन वाला होता है, और इसमें कार्बन कैसे होते हैं, तो इस तरीके से शुगर होती है। आपको हम शुगर का संरचना भी बना दें। एक कार्बन ये होता है, एक कार्बन ये होता है, एक कार्बन ये होता है, एक ये 4 हो गए, और एक कार्बन यहाँ लगा होता है। 5 होते हैं, यहाँ ऑक्सीजन लगा रहता है। ये इसकी संरचना है पेंटोज शुगर की। तो ये है, और एक ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा है। नाइट्रोजिनस 4 होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस, पहला नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस कितने होते हैं, 4। एडनिन, थाइमिन और साइटोसिन और
ग्वाइनिन, ये हो गया ग्वाइनिन। अब पेंटोज शुगर है, राइबोज इन आरएनए और डीऑक्सी राइबोज इन डीएनए और फास्फेट ग्रुप, इन तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो आपसे पूछ सकता है न्यूक्लियोटाइड का मुख्य कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट, ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आप संरचना में देख रहे होंगे और आपको नज़र भी आ रही होगी संरचना। तो ये दिया है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस को दो भागों में बांटा गया है, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ सकता है प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है जो दो रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो किसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो दो रिंग वाले एडेनिन और ग्वाइनिन रखे गए हैं जो प्यूरिन में रखे गए हैं। एडेनिन और ग्वाइनिन जो रखे गए हैं वो किस में रखे गए, एडेनिन ग्वाइनिन दो रिंग वाले होते हैं और ये रखे गए हैं प्यूरिन्स में। और पिरामिडिन्स में तीन आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये सिंगल रिंग वाले होते हैं। आप केमिस्ट्री में नहीं देखा है जैसे कि बेंजीन साइकिल बनती है, इसी तरह ये क्या होते हैं, एक रिंग, एक ही रिंग, देखिए एक रिंग ये कि इसमें दो दो रिंग हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, आपसे पूछता है एडेनिन और ग्वाइनिन किसके अंतर्गत रखे गए, पिरामिडिन या प्यूरिन, तो प्यूरिन के अंतर्गत। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल पिरामिडिन के अंतर्गत रखे गए। किस में रखे गए, पिरामिडिन। इसको पढ़ लीजिएगा। थाइमिन 5 मेथिल यूरेसिल प्रेजेंट ओनली डीएनए एंड यूरेसिल ओनली इन आरएनए। तो जो थाइमिन होता है, ध्यान रखिएगा, जो थाइमिन होता है 5 मेथिल यूरेसिल प्रेजेंट इन डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, थाइमिन को 5 मेथिल यूरेसिल प्रेजेंट इन डीएनए, और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आपके लिए। और अब बात करते हैं आगे, एक न्यूक्लियोटाइड की थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। नाइट्रोजनस बेस आर लिंक्ड द पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में, यानी शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। गले में उतार लीजिए और ये क्वेश्चन बनेगा और फंसाता भी है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें ये। और इसके अलावा पेंटोज शुगर फॉर द न्यूक्लियोसाइड, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड होता है, ये पेंटोज शुगर है। देखिए 1 2 3 4 5, ये भी हमने बताया था, यहाँ ऑक्सीजन लगा रहता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट है वो कलम शूट करेंगे और उपलब्ध कराएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।